नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर जनवरी 2025 के एमसीक्यूज। इनकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ के अलावा वहां पर क्यूआर कोड भी हैं दो, जहां पर आप क्यूआर कोड के जरिए या गिवन लिंक को टैप करके ऑनलाइन बुक के रूप में भी करंट अफेयर के एमसीक्यूज को पढ़ सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर किसी बुकलेट में हिंदी आगे है तो उसमें इंग्लिश आपको पीछे मिल जाएगी आफ्टर 200 क्वेश्चंस एंड सिमिलरली इसका वाइस वर्सा है। तो आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं उनका डिटेल डिस्कशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि इनको डिटेल में आप लोगों तक लाया जाए ताकि उनको अच्छे से समझ हो सके उन चीजों की, और ये एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पर जाए ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट उठा सके। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना समय गवाए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और काफी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच मेजर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025 अंडर द प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन पीएमडीएचएम जिसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एक मेजर इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। यहाँ पर चार ऑप्शन है, नेशनल डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्रार, इंटीग्रेशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, अनवेलिंग ऑफ हेल्थ एटीएम या हेल्थ केयर क्रेडिट स्कोर सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटीग्रेशन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करें, 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था टू इंटीग्रेट आभा विद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री अंडर पीएमडीएचएम टू ब्रिंग डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि जितने भी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल सके, जिससे कि डॉक्टर्स को और पेशेंट को सभी को इससे फायदा हो सके। पीएमडीएचएम की हम बात करें तो ये एक कोर ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट ए कम्प्रीहेंसिव डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, जिसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। एक आपकी आभा आईडी जिसके नाम से एबीएच नाम से जाना जाता है, दूसरा है एचपीआर जिसे हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री कहा जाता है, और तीसरा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एचएफआर। अगर हम सबसे पहले बात करें आभा आईडी की, तो आभा क्या है? थिंक ऑफ आभा एज ए डिजिटली आइडेंटिटी कार्ड है ये हेल्थ का, जो सभी सिटीजन्स की एक यूनिक आईडी होगी जिसमें उनका स्कोर होगा और वो अब एक्सेस कर सकेंगे अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली रूप से। और इसके अलावा ये एक फायदेमंद एक रिकॉर्ड साबित हो सकेगा, जहां पर उनको बार बार अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर्स को ना बताना पड़े, पुराने रिकॉर्ड्स ना उठाने पड़े। इसके अलावा बार बार आपको कोई चेकअप ना करवाना पड़े, इसके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित होगी। दूसरा जो एचपीआर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री एचपीआर जिसको कहा जाता है, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, जहां पे ये इंश्योर करती है ऑथेंटिसिटी को और हेल्प करेगी ताकि कोई भी नीम हकीम या जो भी क्वेक्रीज हैं उनको रोका जा सके। आल्सो ये एक इट आल्सो एड्स इन वर्कफोर्स प्लानिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं एचएफआर की, यानी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जिसको हम कहा जाता है। तो ये कंप्रीहेंसिव डेटाबेस है सभी हेल्थ फैसिलिटीज का, जिसमें सभी जो पब्लिक या प्राइवेट सिस्टम है वो शामिल होगा। ये ट्रांसपेरेंसी को इनोबल करता है और बेटर रिसोर्स एलोकेशंस की बात करता है। अब आभा इंटीग्रेशन से क्या होगा कि जब आभा आईडी को इंटीग्रेट किया जाता है सभी हॉस्पिटल से, तो ये कनेक्ट करेगी सभी पेशेंट्स को, डॉक्टर को, हॉस्पिटल्स को एक डिजिटल इकोसिस्टम में। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं विजिटिंग ए स्पेशलिस्ट in a different city with Abha, the specialist can access the patient's medical history को देख सकता है, अवॉइडिंग रिडेंट जो फालतू के जो टेस्ट होते हैं उनको रोक सकेगा, और जो उनकी बीमारी है उसमें काफी हेल्पफुल ये हो सकेगी। ठीक है, और पेशेंट के लिए भी ये एम्पावर कर सकेगा कि वो अपने हेल्थ डाटा को एक्सेस कर सके, रिड्यूस कर सके कॉस्ट की, या फिर जो टाइम स्पेंड करते हैं लोग अननेसेसरी टेस्ट पे, तो उसके लिए काफी फायदेमंद होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है ये आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे है, द एम ऑफ सूर्य नेत्रा मिशन इज टू मॉनिटर सोलर रेडिएशंस। द मिशन इज लॉन्च्ड बाय इसरो इन कोलैबोरेशन विद यूएई। इसमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सूर्य नेत्रा की या सनाई की हम बात करें तो ये भारत का एक स्वदेशी मिशन है जिसको हम इंग्लिश में
इंडिजीनियस मिशन के नाम से जानते हैं, जो मॉनिटर करेगा सूर्य की तरफ से जो आने वाली सोलर रेडिएशंस हैं। इसके अलावा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं, यानी जो चुंबकीय तूफान आते हैं, भूचुंबकीय तूफान जो आते हैं सूर्य की तरफ से, उन सभी को ये मॉनिटर करेगा ताकि बचा जा सके, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 1859 में एक घटना हुई थी जिसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जहां पर जो टेलीग्राफ सिस्टम था उसको डिसरप्ट कर दिया गया था। इन्हीं सभी जो मेजर सोलर इवेंट्स होते हैं या जो तूफान आते हैं, डिस्ट्रप्शंस होते हैं, उनकी वजह से आज के टाइम पे डेटा पर सभी लोगों की जो निर्भरता है वो काफी ज्यादा हो गई है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए, पावर ग्रिड को बनाए रखने के लिए, इस तरह की जो मॉनिटर करने के लिए जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनका काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो सूर्य नेत्र उसी में से एक है जो क्लियरली इंडिकेट करती है इसका मिशन क्या है। सन आइज को इंग्लिश में कहते हैं। सूर्य की तरफ से जो भी स्टॉर्म्स आते हैं या कोई भी दुर्घटना वहां पर ना घटे हमारे संचार सिस्टम के साथ में, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा और जो सोलर एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करेगा। ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका यूएई से कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंडिजीनियस मिशन है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सोलर रेडिएशंस की बात करें तो जो सूर्य है वो हमेशा एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अक्रॉस ए वाइड स्पेक्ट्रम, जिसमें आपके दृश्य किरणें होती हैं, यानी विजिबल लाइट जिसको कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं। इसके अलावा वेरिएशंस इन सोलर रेडिएशंस जो रहेगा वो अफेक्ट कर सकता है अर्थ की क्लाइमेट को और एटमॉस्फेयर को। इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए इसरो के द्वारा सन नेत्रा मिशन की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। इसका यूएई से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जो जनवरी 2025 में शुरू किया गया था। ये किस सेक्टर से संबंधित है? पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एनवायरमेंटल डेटा से संबंधित है, फंडिंग रिपोर्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ सोशल मीडिया कंपनी से संबंधित है, या ट्रांसपेरेंसी ऑफ लोकल प्रोसेस से संबंधित है? इसमें से बताना है आपको कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग इनिशिएटिव किससे संबंधित है। तो ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो संबंधित है रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ सोशल मीडिया कंपनी से संबंधित है ये। अब इसमें कंटेक्स्ट क्या है? सोशल मीडिया अभी आप देखते हैं कि आजकल एक मॉडर्न सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है, जिसमें जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन के जरिए इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, या इवन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी काफी सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न तब हो जाता है जब पावर ऑफ सोशल मीडिया की हम बात करें, तो वहां पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, उनका पोटेंशियल का मिसयूज होता है। इसके अलावा कभी कभी देखेंगे आप कि बहुत ही नफरत वाले भाषण या फिर नफरत वाली चीजें या गलत चीजें बना करके मिसगाइड लोगों को किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें किसी भी देश की सुरक्षा को हो सकती हैं। इसीलिए ये लाया गया है ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जनवरी 2025 में। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग इनिशिएटिव क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जहां पर एक ब्लैक बॉक्स, यानी सिक्स टू एड्रेस द ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय रिक्वायरिंग देम टू बी मोर ओपन अबाउट देयर ऑपरेशन, जिसमें उनको बताया जाएगा कि अगर उन्होंने कोई अपना जो कंटेंट है वो रिमूव किया है तो क्यों रिमूव किया है, जिसमें उसके जो रीजंस हो सकते हैं, जिसमें हेट स्पीच हो सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, या कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होते हैं। तो किस वजह से अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कंटेंट हटा है तो क्यों हटा है। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रहेगी वो रिक्वायर करेगी कि द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट रिमूव, कितना कंटेंट हटाया गया है, कैटेगरी क्या थी उस रिमूव किए गए कंटेंट की, और जो प्रोसेस है वो यूज की गई है वो कौन सी की गई है, लाइक बोथ ऑटोमेटेड की गई है या ह्यूमन रिव्यू होने के बाद में की गई है। इससे ये हेल्प करेगा एसेस करने में कि जो कंटेंट मॉडरेशंस हुए हैं पॉलिसीज का आर अप्लाइड फेयरली एंड कंसिस्टेंटली। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज के लिए ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग इनिशिएटिव लाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी एंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। ग्रीन स्टेट इम्प्लीमेंट जो पॉलिसी हुई है, ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी लाई गई है 2025 में। तो बतानी है किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट ने सबसे पहले शुरू की गई है।
तो तमिलनाडु हैज एस्टेब्लिश्ड ए स्कीम टू प्रमोट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु ने इसको शुरू किया गया है स्कीम को टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी है, एक नया इनिशिएटिव है जो रिन्यूएबल एनर्जीज को और वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करेगा, यानी जो वेस्ट जो हमारा होता है उसका प्रबंधन करने में, और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जिसको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है उसको मैनेज करेगा, उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी लाई गई है और तमिलनाडु उसमें सबसे पहला स्टेट बन गया है। बहुत सारे कंट्री और जो अलग अलग एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, वो अडोप्ट कर रहे हैं ग्रीन इकोनॉमी को, ताकि वो डिकपल कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम इन्वायरमेंटल हार्म। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हमेशा ऐसा कहा भी जाता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण है वो हमें मिला है पर्यावरण के आधार पर, यानी पर्यावरण को नुकसान करने के बाद में या उसकी कॉस्ट पर मिला है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में बात करें तो ये काफी फायदेमंद नहीं है हमारे लिए, नॉट सस्टेनेबल रहेगा। इसीलिए ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी लाई गई है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, वेस्ट मैनेजमेंट को सही किया जा सके, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करता है, पोल्यूशन कंट्रोल की बात करता है, और तमिलनाडु जो है उसमें पहला स्टेट बन गया है। हालांकि तमिलनाडु एक मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है जिसमें काफी एक सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पर, और वहाँ पर ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी ये रिफ्लेक्ट करती है कि स्टेट की जो कमिटमेंट है टू बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उन सभी को एक साथ किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। तो तमिलनाडु ने ये एक लीडरशिप शुरू की है इन दिस एरिया, ताकि जो एक सेवेयर मॉडल बन के आ सके अदर स्टेट के लिए भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ग्लोबली बायोटेक्नोलॉजी फोरम 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, इसमें से बताना है पुणे, इनमें बताना है आपको कौन सा सही आंसर होगा, ये आप लोगों को बताना है। ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी फोरम 2025 कहाँ पर हुई थी? तो ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी जो समिट हुई थी या फॉर्म हुई थी वो हुई थी हैदराबाद में। बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पर द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स और प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, ये एक रैपिडली इन्वॉल्विंग फील्ड है विद द पोटेंशियल टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म की। तो ये एक फॉर्म है जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हाईलाइट करता है कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेटिंग द पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये सबमिट कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में ये सबमिट हुई है। हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद अब एक मेजर बायोटेक्नोलॉजी हब बन गया है इंडिया का, जहां पर हमें इसे एक और शब्द के नाम से जा सकते हैं, जीनोम वैली के नाम से इसे संदर्भित किया जा सकता है आज के टाइम पे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म हैदराबाद में सबमिट हुई है और हैदराबाद को जीनोम वैली के नाम से भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशन सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम इन जनवरी 2025। सेकंड स्टेटमेंट है, दिस एग्रीमेंट कम अंडर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी विद आसियान कंट्रीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से आप लोगों को चूज करना है। तो ओशन यहाँ पर सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें, यानी सी सिक्योरिटी पार्टनरशिप जिसके दूसरा नाम एक कहा जा सकता है। तो ओशन सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो इनहेंस करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस एग्रीमेंट केम अंडर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी विद आसियान कंट्री। तो आसियान कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। तो केवल जो पहली स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है। इंडिया और वियतनाम की हम बात करें तो सपोज कीजिए ये हमारा भारत है और यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, छोटे छोटे से कंट्रीज बने हुए हैं, जिसमें से आपके जो साउथ चाइना सी है उसके नीचे जो कंट्री आते हैं जिसमें जिन्हें हम आसियान कंट्रीज के नाम से जानते हैं, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज आते हैं, उसी में वियतनाम भी एक है। अब इंडो पैसिफिक रीजन एक काफी, जिसे हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के नाम से हिंदी में जानते हैं, एक फोकल पॉइंट है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड होता है उसकी वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, और जो पावर प्रोजेक्शन है उसकी वजह से भी।
मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न इस क्षेत्र में हमेशा से ही आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, टेरिटरियल डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी क्षेत्रीय जो विवाद होते हैं वो काफी ज्यादा, जैसे साउथ चाइना सी का काफी लंबा विवाद चला आ रहा है। तो और इसके अलावा यहाँ पर नीड टू प्रोटेक्ट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको SLOCs कहा जाता है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, उन सभी को प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और भारत जो है एक मेजर पावर है इंडियन ओशियन में, जो एक्टिवली इंगेज रहता है अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इन सभी जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ में। ओशियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक सिग्निफिकेंस कही जा सकती है, कोऑपरेशन इसको कह सकते हैं, सिग्निफाइज ए डीपनिंग ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। की एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग हम करते हैं एक दूसरी कंट्रीज के साथ में, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काफी काम करेगा ये। तो भारत और वियतनाम काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, जिसमें से वेरियस फील्ड है, जैसे डिफेंस है, ट्रेड है, एनर्जी है, कल्चर है। इन सभी चीजों को शामिल कर को देखते हुए भारत और वियतनाम में एक ओशियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप होता है, और यहाँ ये आसियान कंट्रीज के साथ में नहीं हो रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साउथ चाइना सी यहाँ पर एक मेजर एरिया, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि साउथ चाइना सी एक मेजर सोर्स ऑफ टेंशन है इस क्षेत्र में, जिसमें ओवरलैप करता है टेरिटोरियल क्लेम्स एंड डिस्प्यूट्स ओवर मैरीटाइम राइट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन फूड फोर्टिफिकेशन स्कोर कार्ड 2025। अब फूड फोर्टिफिकेशंस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए, और यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी रैंक भारत की थी, टॉप 3, 10th प्लेस, 12th प्लेस या 5th प्लेस। तो भारत की जो रैंकिंग रही थी इसमें 5th प्लेस रही थी फूड फोर्टिफिकेशन स्कोर कार्ड में। इसका कंटेस्ट की हम बात करें तो फूड फोर्टिफिकेशंस का मतलब होता है जहां पर जो हिडन हंगर जिसको कहा जा सकता है, वाइड स्प्रेड ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है आज के टाइम पे ये, और बिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसीज हैं जिसमें विटामिन की या प्रोटीन्स की जो कमी होती है पर्टिकुलरली, उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें एनीमिया, इम्पेयर्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट, वीक होता है उनका इम्यून सिस्टम, एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी, जिसकी वजह से फूड फोर्टिफिकेशन स्कोर कार्ड मापा जा रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन ये हमेशा से एक पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी रही है टू एड्रेस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेफिशिएंसीज उनके लिए, जिसमें विद एग्जांपल डेटिंग बैक टू एडिशंस ऑफ आयोडीन टू साल्ट टू प्रिवेंट जो एक गोइटर रोग होता था उसको रोकने के लिए, कि गलघोटू रोग जिसको कहा जाता था, कि आयोडीन की मात्रा मापी जाए, उन सब चीजों के लिए जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते थे उनकी कमी को मापने के लिए बेसिकली ये शुरू किया जाता है। तो फूड फोर्टिफिकेशन स्कोर कार्ड है एक टूल used to assess and compare countries progress in implementing food fortification programs, जिसमें की कुछ एस्पेक्ट जो हैं शामिल होते हैं। नेशनल फोर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, सबसे पहले कवरेज ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स इन द पॉपुलेशन। तीसरा है इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स, द लेवल ऑफ इंडस्ट्री कंप्लाइंस। और इसका जो मेन स्कोर कार्ड का एम है वो है प्रमोट करना अकाउंटेबिलिटी को और इनकरेज करना कंट्रीज को, ताकि वो अपने यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन एफर्ट्स हैं उनको बढ़ा सके। भारत के जो अगर एफर्ट्स की हम बात करें तो बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं टू फोर्टिफाई स्टेपल फूड सच एज जैसे साल्ट किलिंग, फोर्टिफाइड विद आयोडीन टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए व्हीट फ्लोर है, फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड एंड अदर विटामिन्स टू कॉम्बैट एनीमिया को रोकने के लिए, और जो न्यूरल ट्यूब इफेक्ट होते हैं उनको रोकने के लिए। राइस लाए जा रहे हैं फोर्टिफाइड विद आयरन, जिंक एंड विटामिन्स टू इम्प्रूव ओवरऑल न्यूट्रिशन। एडिबल ऑयल जिसमें फोर्टिफाइड होते हैं विद विटामिन्स ए एंड डी टू एड्रेस विटामिन डेफिशिएंसीज। सो ये सभी प्रोग्राम हैं जो डिजाइन किए गए हैं एक लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन स्टेटस है जो वल्नरेबल ग्रुप पर्टिकुलरली है जिसमें कि विमेन्स और चिल्ड्रंस है उनको टारगेट करते हुए, और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल एग्री लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स। अभी हाल ही में एक नेशनल एग्री लॉजिस्टिक्स नेटवर्क लॉन्च किया गया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। मेकिंग एग्री एक्सपोर्ट इजियर,
प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सब्सिडी टू फार्मर्स, डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशंस। इसमें से बताना है कौन सा सही आपका आंसर होगा। तो नेशनल एग्री लॉजिस्टिक नेटवर्क जो आया है, नेशनल एग्री लॉजिस्टिक नेटवर्क, इसका जो मेन उद्देश्य है वो डिजिटलाइजेशन करना ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन का। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आप लोगों को पता हो काफी ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर होते हैं। सबसे ज्यादा जो मेजर चैलेंजेस होते हैं, एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है इनएफिशिएंट सप्लाई चेन की दिक्कत है, जिसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस काफी ज्यादा होते हैं और जो फार्मर्स की इनकम है उसमें काफी ज्यादा कमी हो जाती है। इसके अलावा जो लैक ऑफ प्राइस ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, मार्केट एक्सेस की भी कमी है लोगों के पास यानी फार्मर्स के पास में। दूसरी चीज होती है बुनियादी ढांचे की कमी है, ये जैसे कि स्टोरेज की या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कमी है। इसी वजह से जो ये चैलेंजेस हैं वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं भारत को, जिसमें कि फूड इनसिक्योरिटी या रूरल पॉवर्टी, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस शामिल होते हैं। अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑफर करती हैं द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चरल सेक्टर और एड्रेस करती हैं कि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधारा जाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल एग्री लॉजिस्टिक नेटवर्क्स की। तो ये एक नेटवर्क है जो जिसका मुख्य उद्देश्य है एक सीमलेस एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च बनाया जाए ताकि जो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन है वो सुव्यवस्थित हो सके, ठीक है, ताकि डिजिटली कनेक्टिविटी को ये बढ़ाएगा, दूसरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ाएगा, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, जो वेस्ट होता है रिड्यूस करेगा उसको। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मुख्य तौर पर एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व होंगी प्रोड्यूसिंग, देन प्रोसेसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इन इंडिया द सप्लाई चेन इज ऑफन फ्रेगमेंटेड एंड इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरमीडियरीज यहाँ पर शामिल होते हैं जिसे हम कहते हैं बिचौलिया, और ये लीड करते हैं इनएफिशिएंसीज एंड रिड्यूस्ड वैल्यू फॉर फार्मर्स। और इसके अलावा मंडीज हैं यहाँ पर, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसीलिए इन सभी को इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम लाया गया है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। इससे पहले एक और चीज शुरू की गई थी जिसे हम ई नाम के नाम से जानते थे, इलेक्ट्रॉनिकल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। उम्मीद है ये आप लोगों को पता होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। Which ministry recently launched the National E-Governance Service Portal 2.0? इसमें से बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये शुरू किया है। तो एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो यहाँ पर उससे पहले आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें से बताना ही कौन सी मिनिस्ट्री थी। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस पोर्टल 2.0 शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। ये एक इफेक्टिव सिटीजन फ्रेंडली कह सकते हैं आपको सर्विस या पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई गवर्नेंस आप सभी को पता है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली एंड एक्सेसिबली टू सिटीजन्स। गवर्नमेंट सर्विस हमेशा से ही आप लोगों को पता है हमेशा करेक्टराइज हुई हैं बाय ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की वजह से, लिमिटेड एक्सेस की वजह से और स्पेशली फॉर दोज इन जो रिमोट एरियाज में हैं उनकी वजह से ये हमेशा करेक्टराइज्ड हुए हैं। अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो ऑफर करता है जो पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव कर सकेगा सिटीजन्स की एंगेजमेंट को। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस पोर्टल 2.0 बेसिकली एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है उन सभी जो वेरियस गवर्नमेंट सर्विस हैं उनको एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इनहेंस करेगा एफिशिएंसीज को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने में और सिटीजन फ्रेंडली डिजाइन इसको किया गया है। मेटे जिसे कहा जाता है MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एशिया डिजिटल कॉरिडोर लॉन्च किया गया था jointly announced by India and with which country in January 2025? तो एशिया डिजिटल कॉरिडोर किसने किसने शुरू किया था? एशिया डिजिटल कोड शुरू किया गया था जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर में से किसके द्वारा? तो जापान कंट्री के साथ में मिलकर के ये शुरू किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है ये ट्रांसफॉर्म कर रही है ग्लोबल ट्रेड को और कॉमर्स को। इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ा रही हैं। एशिया पैसिफिक रीजन की हम स्पेसिफिक बात करें तो ये एक मेजर
ड्राइवर है ऑफ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, जहां पर आप देखेंगे क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो बहुत ज्यादा होता है और डिजिटली ट्रेड भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन्हीं सभी एरियाज में आपको चैलेंज भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की यहाँ पर कमी दिखेगी, डेटा प्राइवेसी का सबसे बड़ा दिक्कत होता है, डेटा प्राइवेसी का भी दिक्कत है, साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर सबसे मेजर एक सामने आती है चीज। तो इन सभी चीजों के लिए एशिया डिजिटल कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है भारत और जापान के द्वारा। ये इनिशिएटिव है जो मुख्य तौर पर इसका जो उद्देश्य है लक्षित करता है किन किन चीजों को, डिजिटली कनेक्टिविटी को सीमलेस कर सकेगा, डेटा फ्लो को बढ़ा सकेगा भारत और जापान के बीच में। इसके अलावा जो अन्य जो अदर कंट्रीज हैं उन सभी को भी इस क्षेत्र में जो स्पेशली हैं उन सभी के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा, जिसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देना, डेटा फ्लो को बढ़ाना, फोस्टरिंग इनोवेशन करना यानी इंक्रेज करना कोलेब्रेशन को इन सभी एरिया में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एंड जो फाइनटेक जिसको हम फिनटेक कहते हैं, सॉरी, ठीक है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला करके जो चीजें होती हैं उसे फिनटेक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सपोर्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्किल्स के लिए, ठीक है, भारत और जापान काफी समय से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रहे हैं और उनके काफी क्लोज रिलेशन हैं, इस चाहे वो इकोनॉमिक एरिया रहा हो, पॉलिटिकल एरिया रहा हो, कल्चरल टाइज इनकी काफी काफी अच्छी रही हैं। इसीलिए भारत और जापान ने मिलकर कर एशिया डिजिटल कॉरिडोर शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर which scheme in January 2025 the government of India announced to provide free solar powered stoves to more than 10 lakh poor women? तो क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम इन जनवरी 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री सोलर पावर्ड स्टोव्स टू मोर देन 10 लाख पुअर वुमेन्स? किस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था फ्री सोलर जो स्टोव पावर स्टोव्स हैं वो दिए जाएं 10 लाख महिलाओं को? कौन सा था? उज्ज्वला योजना 2.0, सूर्य शक्ति योजना, सन स्टोव मिशन या रीन्यूएबल एनर्जी रूरल मिशन? तो इसका सही आंसर होगा सन स्टोव मिशन। अंडर द सूरज चूल्हा मिशन या जो सूरज चूल्हा मिशन, जिसको हम सन स्टोव मिशन इसका नाम दिया गया है हिंदी में से सूरज चूल्हा मिशन भी कहते हैं, ठीक है। जो सोलर पावर स्टोव हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रूरल एरियाज में, विच विल प्रोवाइड क्लीन एनर्जी टू वीमेंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ वुड, ताकि जो क्लीन एनर्जी है वो महिलाओं को मिल सके और लकड़ियों पर जो उनकी निर्भरता है उसको कम किया जा सके। सूरज चूल्हा मिशन जनवरी 2025 में शुरू किया गया था। गोल था इसका फ्री सोलर पावर स्टोव देना 10 लाख महिलाओं को रूरल एरियाज के लिए, ताकि जो उनकी निर्भरता है लकड़ी पर ईंधन के लिए वो कम हो सके। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में यानी इन 2025 जनवरी, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक वाइन टनल सेंटर इन पुणे। 2025 में वाइन टनल शुरू किया गया है, हाइपरसोनिक वाइन टनल सेंटर इन पुणे में। दूसरी स्टेटमेंट है, द एम ऑफ द सेंटर इज टू प्रमोट डिफेंस रिसर्च को प्रमोट करना है। क्या को दोनों सही हैं या दोनों में से कोई नहीं है, कोई एक? तो इसकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। डीआरडीओ ने लॉन्च किया है इसे। डीआरडीओ लॉन्च इंडिया का जो पहला हाइपरसोनिक वाइन टनल है जिसका सेंटर रहेगा पुणे में, किसके लिए है? पर्टिकुलरली डिफेंस रिसर्च के लिए एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के लिए है। 2025 में शुरू किया गया है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला हमारे क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जनवरी 2025? तो केरला, सिक्किम, गोवा, हिमाचल, इसमें से बताना नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा रहा है। तो सिक्किम को डिक्लेयर किया गया है, भारत का पहला ऐसा कंट्री है जो नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ड्यू टू किसकी वजह से? सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसीज की वजह से इसे डिक्लेयर किया है नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। और ये जो डेजिग्नेशन है वो हेल्प करेगा सिक्किम की पॉलिसीज को, ताकि वो सपोर्ट कर सके सस्टेनेबल टूरिज्म को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 2025 में जनवरी 2025, विच कंट्री अनाउंस्ड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड ट्रेड? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए किस कंट्री ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, जापान।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर रिसर्च, प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने शुरू और किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है? इन विच इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज एस्टिमेटेड एट 0.9%। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो इसका इंस्टीट्यूट यानी ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है, सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रोथ रेट कितनी आई है इंडिया की। तो इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज एस्टिमेटेड एट 0.9। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है या यूएनएफपीए है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, डब्ल्यूएचओ। तो इसको जो लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें विच शोज ए डेक्लाइन शो करता है। ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रही यहाँ पर भारतीय जनसंख्या, एक डेक्लाइन हो रहा है इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पर्टिकुलरली ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, तो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, 2025 में यूएनएफपीए ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 0.9 है और ये रिपोर्ट डिक्लाइनेशन शो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन जनवरी 2025 इंडिया रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी। 2025 में भारत ने एक पॉलिसी लॉन्च की है। ड्राफ्ट India released the draft National Water Policy 2025. In this, drinking water has been given top priority for water use. तो बताना है कौन सा सही है। Only one is correct, only two is correct, both are correct, both are wrong. इसमें से बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी सही होंगी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इंडिया रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2025, जिसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, नहीं टॉप प्रायोरिटी रहेगी वाटर कंजर्वेशन के लिए, रिसाइकलिंग के लिए एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो एक न्यू वर्जन ऑफ दिस पॉलिसी, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी, जो 2025 में क्रिएट की गई है। मेन आइडिया है वाटर कंजर्वेशन यानी सेविंग वाटर, रिसाइकलिंग वाटर यानी रीयूजिंग वाटर, गिविंग ड्रिंकिंग वाटर द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इन विच सिटी वाज द एशिया इकोनॉमिक फोरम 2025 ऑर्गेनाइज? न्यू दिल्ली, टोक्यो, सिंगापुर या बैंकॉक? तो सिंगापुर में ये हुई है। इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी एंड ग्रीन फाइनेंस यहाँ पर डिस्कस किए गए, नहीं डिजिटल इकोनॉमी के लिए और ग्रीन फाइनेंस को डिस्कस करने के लिए एशिया इकोनॉमिक फोरम हुई थी जनवरी 2025 में सिंगापुर में। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आएगा। मेन जो फोकस यहाँ पर हुए थे, एक तो हाउ इंडिया यूजेस टेक्नोलॉजी फॉर इट्स इकोनॉमी, जिसे डिजिटल इकोनॉमी, एंड ग्रीन फाइनेंस यानी हाउ मनी इज यूज टू सपोर्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फाइनेंस एक यहाँ पर डिस्कस हुआ है, मेन चीज ग्रीन फाइनेंस के लिए, और दूसरा डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। अंडर विच स्कीम इन जनवरी 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू एस्टेब्लिश बायोडाइवर्सिटी पार्क्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री 2023? तो अंडर विच स्कीम, किस स्कीम के अंतर्गत 2025 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एम है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाना, जो भी भारत के कंट्री हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 2030 तक। मिशन लाइफ, मिशन ग्रीन इंडिया, मिशन नेचुरल हेरिटेज या मिशन जीवन वृक्षा। तो मिशन नेचुरल हेरिटेज मिशन के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उन सभी के अंतर्गत 2030 तक क्या बनाया जाएगा? बायोडाइवर्सिटी पार्क्स स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 2030 तक। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which India startup announced plans to launch the world's first fully reusable rocket आगमन 1, जिसको आगमन 1 कहा जाता है, इन जनवरी 2025, सॉरी। ठीक है, which India startup announced plans to launch world's first fully reusable rocket है ये आगमन 1, जिसको हम कह सकते हैं। तो आगमन 1 क्या है? एक रीयूजेबल रॉकेट है जो 2025 में प्लान किया जा रहा है, लॉन्च भी किया गया है। तो किस संस्था के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टार्टअप ने लॉन्च किया? स्काई रूट, अग्निकुल, बेलाट्रिक्स या पिक्सल इंडिया? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च प्लान किया गया है टू लॉन्च आगमन 1 रॉकेट, जो बेस्ड होगा कम्प्लीटली रियूजेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इंडिया रैंक्ड इन द टॉप 50 फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स जनवरी 2025 में। इंडिया जो है फर्स्ट टाइम ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स में टॉप 50 में शामिल हुआ है। ये इंडेक्स यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो ये इसकी जो पहली स्टेटमेंट है केवल वो सही है कि इंडिया की जो रैंक रही है वो टॉप 50 में रही है, और ये जो डाटा है वो यूनेस्को के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो गया। बल्कि जो ये डाटा है वो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत टॉप 50 में से एक है। अब आप लोगों के लिए काम ये है कि टॉप 50 में से जो रैंकिंग है वो कितनी है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और आज की ये क्लास जो है आप लोगों को कैसी लगी, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो भी आप हम लोगों को जरूर बताएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ्स का, आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो तो हमने शुरू कर ही दिए हैं। आपको हर महीने के डिटेल MCQs का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशंस क्लास की आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।